वेलकम गाइस। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के एमसीक्यू सेशन में। और आज का जो हमारा एमसीक्यू सेशन है वो होने वाला है हेमेटोलॉजिकल डिसीजेस के ऊपर, जो कि पैथोफिजियोलॉजी के यूनिट 3 का चैप्टर है। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ आपका दोस्त और आप देख रहे हैं फार्मा स्टडी। सो गाइज स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट एमसीक्यू के साथ, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग एनीमियाज इज एसोसिएटेड विथ स्प्लेनोमेगली। तो कौन सा एनीमिया स्प्लेनोमेगली के साथ एसोसिएट करता है, यही हमसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सिकल सेल एनीमिया, जो कि एसोसिएट करता है स्प्लेनोमेगली से। इसके बाद चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यू की तरफ, जो कि है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट किडनी इन प्राइमरी हाइपरटेंशन एक्सेप्ट। यानी जब प्राइमरी हाइपरटेंशन की कंडीशन होगी तब उस कंडीशन में किडनी अपने फंक्शंस में कुछ चेंजेस करेंगी। तब कौन से चेंजेस है जो प्राइमरी हाइपरटेंशन में होते हैं, यही हमें दिए गए हैं। तो उनमें से फॉल्स चेंज कौन सा है यही हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इंक्रीज रीनल ब्लड फ्लो। इसके बाद हमारा जो अगला एमसीक्यू है उसमें हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनीमियाज इज एसोसिएटेड विथ ल्यूकोसाइटोपेनिया। तो कौन सा एनीमिया ल्यूकोसाइटोपेनिया के साथ एसोसिएट करता है, ये हमसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एप्लास्टिक एनीमिया। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिस्क फैक्टर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस इज। तो हमें एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप होने में कौन कौन से रिस्क फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, यही पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इंक्रीज सीरम लेवल ऑफ एलडीएल। यानी जो एलडीएल में सीरम लेवल है वो इंक्रीज होने के कारण एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हो सकता है, जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप होने के लिए रिस्क फैक्टर है। इस लिस्ट में हमारा जो अगला एमसीक्यू है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग एनीमियाज इज एसोसिएटेड विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो कौन सा एनीमिया थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के साथ एसोसिएट करता है, ये हमसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एप्लास्टिक एनीमिया, क्योंकि जो एप्लास्टिक एनीमिया है वो एसोसिएट करता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया से। इसके बाद हमारा जो अगला एमसीक्यू है वो है मैनिफेस्टेशंस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस आर। यानी जो मैनिफेस्टेशंस होते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के वो हमसे पूछे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। इस लिस्ट में हमारा जो अगला एमसीक्यू है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग एनीमियाज इज एसोसिएटेड विथ नोज ब्लीडिंग। तो कौन सा एनीमिया नोज ब्लीडिंग के साथ एसोसिएट करता है, यानी कौन सा ऐसा एनीमिया है जिसमें नोज ब्लीडिंग होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एप्लास्टिक एनीमिया, जो कि एसोसिएट करता है नोज ब्लीडिंग के साथ। Then our next MCQ is swelling in the wall of an artery is dash dash while in the wall of vein is dash dash respectively। तो जब अर्टरी में स्वेलिंग होती है तो उसे हम एन्यूरिज्म कहते हैं, और जो वेन के वॉल में स्वेलिंग होती है उसे हम वेरिकोज वेंस कहते हैं। इसके वजह से इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं हमारे अगले एमसीक्यू की तरफ, जो कि है विच इज़ नॉट विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर। तो कौन सा फैक्टर विटामिन के डिपेंडेंट नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फैक्टर 8, क्योंकि जो फैक्टर 8 है वो विटामिन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यू की तरफ, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया के बारे में कुछ स्टेटमेंट हमें दिए हैं, तो उनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है यही हमसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, डिक्रीज ब्लीडिंग टाइम, क्योंकि जो हीमोफीलिया कंडीशन है उसमें जो ब्लीडिंग टाइम है वो डिक्रीज नहीं होता। इसकी वजह से जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी। In this session, our next MCQ is silent myocardial infarction can occurs in। यानी जो साइलेंट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होता है वो कौन से पेशेंट में हो सकता है, ये हमसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, डायबिटिक पेशेंट, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट के लिए साइलेंट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होने में ज़्यादा देर नहीं लगती। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। इसके बाद चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यू की तरफ, जो कि है द फर्स्ट स्टेप ऑफ हीमोस्टेसिस आफ्टर इंजरी टू ब्लड वेसल्स इज। यानी ब्लड वेसल को इंजरी होने के बाद जो हीमोस्टेसिस की फर्स्ट स्टेप है उसके बारे में हमें पूछा है। तो जो हीमोस्टेसिस की फर्स्ट स्टेप है वो है वेस्कुलर स्पाज्म। इसकी वजह से जो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है। इस लिस्ट में हमारा जो अगला एमसीक्यू है वो है रिलीज ऑफ मायोकार्डियल एंजाइम्स सच एज डैश डैश इन मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन।
यानी जो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में जो मायोकार्डियल एंजाइम रिलीज होते हैं उनके बारे में हमें बताना है। तो दो एंजाइम रिलीज होते हैं जो कि क्रिएटिनाइन फॉस्फोकाइनेज और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। इसकी वजह से हमारा जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर है, जो कि है बोथ ए एंड बी। इसके बाद हमें क्लॉट स्टेबलाइजेशन फैक्टर के बारे में पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी फैक्टर 8, क्योंकि जो फैक्टर 8 है उसे क्लॉट स्टेबलाइजेशन फैक्टर कहते हैं। हमारा जो अगला एमसीक्यू है उसमें हमें पूछा है कि कार्डियोजेनिक शॉक इन मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन ऑकर्स ड्यू टू, यानी मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में जो कार्डियो शॉक होता है वो किसकी वजह से होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्यूर, क्योंकि लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्यूर की वजह से मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में कार्डियोजेनिक शॉक जनरेट होता है। Then our next MCQ is all the following clotting factors found in blood except, यानी कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि ब्लड में नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फैक्टर 7, जो कि ऑप्शन सी है। चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यू की तरफ, जो कि है ऑल द फॉलोइंग आर कंपेंसेटरी मैकेनिज्म्स फॉर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन एक्सेप्ट, यानी जो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में तो उसके लिए हमें एक्सेप्शनल फाइंड करना है। कंपेंसेटरी मैकेनिज्म को हम होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी डिक्रीज अल्डोस्टेरॉन, जो कि कंपेंसेटरी मैकेनिज्म नहीं है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में। इसके बाद हमारा जो अगला एमसीक्यू है उसमें हमें पूछा है कि थ्रोम्बोक्सिन A2 रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो बता दूँ जो थ्रोम्बोक्सिन A2 है वो रिस्पॉन्सिबल होता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी दैट इज़ वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। हमारा जो अगला एमसीक्यू है उसमें हमें पूछा है कि वैसोडाइलेटर ड्रग्स इन ट्रीटमेंट फॉर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, तो कौन से वैसोडाइलेटर ड्रग्स है जो कि मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं, ये हमसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी दैट इज़ नाइट्रोग्लिसरिन। नाइट्रोग्लिसरिन एक ऐसा वैसोडाइलेटर ड्रग है जो कि यूज़ होता है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के ट्रीटमेंट के लिए। चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यू की तरफ, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग एनीमियाज इन विच प्लेटलेट्स नंबर इज 90,000 पर mm3। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी दैट इज बोथ ए एंड बी, क्योंकि जो अप्लास्टिक एनीमिया और जो फॉलिक एसिड एनीमिया दैट इज डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, उसकी वजह से जो प्लेटलेट्स के नंबर है वो 90,000 mm/mm³ तक हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी दैट इज़ बोथ ए एंड बी। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और मिलते हैं हमारे अगले एमसीक्यू सेशन में।